आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अरविंद केजरीवाल इमोशनल नज़र आ रहे हैं। साथ में नज़र आ रही है वो राहत जो कथित शराब घोटाले में अदालत के रास्ते से उनकी झोली में गिरी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगली बार जब भी वो या उनकी पार्टी चुनावों में उतरेंगे तो ये तस्वीर याद रखी जाएगी। जैसे याद रखा जाएगा पिछले दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, और फिर बारंबार आया गया ये सवाल कि 22 सीटों में सिमटने में उस केस का कितना हाथ रहा जिससे वो आज बरी हो गए। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज ने वो कौन सी बातें कहीं जो केजरीवाल अपने वोटरों और विरोधियों को सुनाना चाहेंगे। उपराज्यपाल के पास पहुंची एक रिपोर्ट ने कैसे एक सिटिंग सीएम को जेल तक पहुंचाया, सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे सीबीआई और अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्य के पास क्या है, भविष्य की झोली में उनके लिए क्या है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को ये कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा नहीं दिखती। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपना आदेश पढ़ने से पहले कहा, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा फाइलें पढ़ते हैं तो फाइलें आपसे बात करने लगती हैं। जज सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी आरोप लगाने वाले पक्ष का मामला जांच में टिकता नहीं दिखता। रिकॉर्ड में ये साफ दिखता है कि पूरी प्रक्रिया में आपसी सलाह मशविरा किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे आपराधिक मंशा साबित हो सके। अदालत ने कहा कि बड़ी साजिश की जो थ्योरी पेश की गई थी वो टिकती नजर नहीं आती। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ जानते हैं हमारी साथी श्रेया चैटर्जी से। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि पॉलिसी डिसीजंस को अगर हम हाइंडसाइट में देखें कि एक पॉलिसी डिसीजन ली गई है तो हाइंडसाइट में उसको हम क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि पॉलिसी से प्राइवेट कुछ पार्टीज को प्रॉफिट हुआ या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले। और उनका ये भी कहना है कि इससे कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश नहीं होती। क्रिमिनलिटी के लिए कोर्ट का मानना है कि मैलिफाइड क्विड प्रो क्यू या अब्यूज ऑफ ऑफिस का कॉन्क्रीट प्रूफ होना चाहिए, जो कोर्ट का कहना है कि सीबीआई के पास रिकॉर्ड पर नहीं था। एक्साइज पॉलिसी को कोर्ट ने ऑर्गेनिक और इंक्रीमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बताया और कोर्ट का ये भी कहना है कि ये कोई प्री कंसीव डिज़ाइन नहीं थी। उस समय की बात करें तो 12% एक मार्जिन की बात की गई थी केस में, तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि ये कोई टेलर मेड बेनिफिट नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका रीज़न भी ये है कि पहले ड्राफ्ट में एक्साइज पॉलिसी के कोई कैप नहीं था, लेकिन फाइनल में 12% का था कैप। तो उनका ये कहना है कि प्रॉफिट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए करा गया था, लेकिन बियर जैसे प्रोडक्ट्स में ये मार्जिन भी इकोनॉमिकली अनवाइबल है, ये कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। 51% ओनरशिप थ्रेशोल्ड को भी कोर्ट ने कहा है कि ये एक स्टैंडर्ड एंटी कार्टेल रेगुलेटरी टूल है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र सिंह को आरोपी नंबर 1 बनाने पर गंभीर नाराजगी जताई। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस पर जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की जांच पहले से सोची समझी थी और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप भेदभावपूर्ण थे। आरोप पहले से बनी कहानी में फिट करने के लिए बनाए गए थे। सीबीआई के एक अधिकारी के बारे में ये बात कही गई। अदालत की टिप्पणी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल उठता है कि कहानी बनाई किसने? अगर वाकई कहानी बनाई गई तो क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ही इसके रचयिता थे जो इसकी जांच कर रहे थे? इस सिरे पर लौटेंगे, पहले एक नज़र डालते हैं इस पूरे केस पर जिसने एक सिटिंग सीएम को जेल पहुंचा दिया। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। जिस आबकारी नीति को आधार बनाकर केजरीवाल और सिसोदिया को जेल भेजा गया
वो दिल्ली में नवंबर 2021 में लागू की गई थी। इसका मकसद राजधानी में शराब कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव करना था। पहले शराब की बिक्री सरकारी और निजी दुकानों में मिलाजुला कर होती थी। नई नीति के तहत सरकार ने खुद शराब बिक्री से बाहर निकलने का फैसला किया। शहर को अलग अलग लाइसेंस वाले जोन में बांटा गया और इन जोन्स की नीलामी निजी कंपनियों को दी गई। लाइसेंस लेने वालों को कीमत तय करने का और प्रमोशन करने में ज़्यादा छूट दी गई। हालांकि ये सब निगरानी के अधीन रहा। इस पॉलिसी में सप्लाई चेन भी बदली गई। शराब बनाने वाली कंपनियों को थोक विक्रेता बनने से रोका गया और खुदरा शराब व्यापारियों को केवल इंडिपेंडेंट होलसेलर से ही स्टॉक खरीदना ज़रूरी किया गया, ताकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फुटकर बिक्री के बीच सीधा नियंत्रण खत्म हो जाए। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का, सभी वार्डों में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अवैध शराब बिक्री पर भी रोक लगेगी। ये नीति नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक लागू रही, लेकिन विवाद के बीच इसे वापस ले लिया गया। कुछ शराब व्यापारियों और बीजेपी के निशाने पर तो ये पॉलिसी थी ही, लेकिन ये एक्साइज पॉलिसी जांच के घेरे में तब आई दिल्ली में जब वीके सक्सेना नए उपराज्यपाल बनकर के आए। जांच की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने और लागू करने के प्रोसेस में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। सवाल उठाया कि कुछ फैसले ज़रूरी मंजूरी के बिना लिए गए और क्या इससे निजी लाइसेंस धारकों को, जिनको निजी लाइसेंस मिले हैं, उन्हें अनुचित फायदा मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि उस समय आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया। उनके द्वारा लिए गए मनमाने और एक तरफा फैसलों से सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। उसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश इस मामले की। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कोर्ट ने आज कहा कि घोटाले की मंशा और साजिश जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को ऐसे कौन से सबूत मिले थे जो उन्हें घोटाले की आशंका हुई। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने को 580 करोड़ का नुकसान हुआ। जब इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया तो उन्हें इसके सबूत भी तो मिले होंगे, तो क्या उन्होंने ये सबूत सीबीआई को नहीं दिए? सीबीआई कोर्ट में सबूत पेश क्यों नहीं कर पाई? और अगर ऐसे कुछ नरेश कुमार को सबूत नहीं मिले तो क्या ये उनकी बनाई हुई एक कहानी थी? बहरहाल उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद 2 पैरेलल जांच शुरू हुई। सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। जांच इस बात की शुरू की गई कि क्या केजरीवाल सरकार और खासतौर पर मनीष सिसोदिया ने पद का दुरुपयोग किया और क्या ऐसा साजिशन किया गया। दूसरा केस दर्ज किया ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए जिसको कहते हैं। इस एक्ट के तहत जांच शुरू की। ईडी जांच कर रही है कि क्या अवैध कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस्तेमाल किया गया या नहीं। ध्यान दीजिएगा कि ईडी का केस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई के केस में कोर्ट के फैसले का असर ईडी के केस पर भी पड़ सकता है। ईडी का केस भी कमजोर हो सकता है। ईडी वाले केस की भी जो जज है वो स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ही है और उस केस में भी अभी तक ट्रायल तक नहीं पहुंची है। और क्योंकि ईडी का जो केस है वो सीबीआई के मेन केस, जो कि प्रेडिकेट केस है, मेन केस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस है, उसी के तहत बेस्ड है। सीबीआई जहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ ईडी द्वारा जो पीएमएलए के तहत इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मनी ट्रेल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी की अगर हम बात करें, अगर सीबीआई की केस नहीं रहती, यानी कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही प्रूव नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली जो ईडी का केस है वो भी फॉल कर जाता है, क्योंकि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी नहीं बनता। तो इसीलिए अगर हम आगे की हियरिंग की बात करें तो लोअर कोर्ट में ईडी की केस में भी इस केस की रैमिफिकेशन होगी। हालांकि क्योंकि सीबीआई ऑलरेडी मूव कर चुकी है हाई कोर्ट। सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की तो आरोप लगा कि आबकारी नीति बनाते समय कुछ बदलाव किए गए ताकि कुछ खास शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराएं लगाईं। केस में कहा गया कि टेंडर प्रक्रिया के बाद लाइसेंस फीस में बदलाव और लाइसेंस देने में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, बिना मंजूरी ये काम किए गए। जांच एजेंसियों का कहना था कि इससे निजी कंपनियों का प्रॉफिट हुआ और सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ।
केजरीवाल सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में थे, क्योंकि आबकारी विभाग उनका ही था। आरोप यही थे कि पूरी साजिश के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया थे। सिसोदिया के साथ पूरी सरकार इसमें लिपटती चली गई। आरोप लगा कि मंत्रियों के समूह की बैठकों में आबकारी नीति के मसौदे ड्राफ्ट्स बदले गए, नियम बदलकर कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। मनीष सिसोदिया को 23 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया और बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अरेस्ट किया। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, जिस केस को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। उस केस में सिसोदिया को 17 महीने जेल काटनी पड़ी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो आबकारी विभाग से कोई लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं, तो इस घोटाले में उनका नाम कैसे आया? केजरीवाल का नाम सीबीआई की शुरुआती एफआईआर में नहीं था। जांच आगे बढ़ी और बाद में केजरीवाल को आरोपी बनाया गया। जांच एजेंसियों ने अदालत में कहा कि केजरीवाल इस कथित घोटाले के मुख्य सूत्रधार और साजिश के अहम व्यक्ति थे। ईडी ने अदालत में कहा है कि केजरीवाल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और शराब कारोबारियों से कथित रिश्वत मांगने की साजिश में शामिल थे। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा कि इस कथित शराब घोटाले में रिश्वत भी ली गई है और इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार में हुआ है और पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के नाते इस साजिश में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। सीबीआई ने दावा किया कि पार्टी को एडवांस किकबैक यानी पहले से दी गई रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई का आरोप था कि केजरीवाल ने यह भरोसा दिलाया था कि 2022 के गोवा असेंबली इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के 40 कैंडिडेट्स में से हर एक को 90 लाख रुपए दिए जाएंगे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। जैसा इस केस में नजर आया, एक एजेंसी गिरफ्तार करती, उसके बाद दूसरी करती। केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया, फिर 26 जून को सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया। केजरीवाल 5 महीने से ज़्यादा तिहाड़ जेल में रहे। आखिरकार 13 सितंबर 2024 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। कोर्ट में केस चलता रहा। 27 फरवरी यानी आज आखिरकार उन्हें सीबीआई वाले केस से बरी कर दिया गया। उन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अरविंद केजरीवाल पर केस, जेल, जमानत और रिहाई 3 साल में क्या सिर्फ इतना ही हुआ? नहीं, एक लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार की तरह बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिछले 2 बार की तरह सूपड़ा साफ करने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बीजेपी का सूपड़ा साफ करने वाली, इस बार चुनाव हार गई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी 70 में से, बीजेपी को सिर्फ 3 मिली थी। 2020 विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 62 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8, वो भी प्रचंड बहुमत था। लेकिन केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने, जेल जाने के बाद उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई। 2025 के चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को मिली 48 सीटें और आम आदमी पार्टी को मिली सिर्फ 22 सीटें। इस बात का दावा बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि सिर्फ केस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। चुनाव में हारने जीतने के कई कारण होते हैं, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि क्या केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की राजनीतिक छवि पर उनको एक राजनीतिक नुकसान हुआ या नहीं, और क्या चुनाव हारने की कई वजहों में से एक आबकारी नीति केस भी था या नहीं, जिसे घोटाला बताया गया। जब ये एक्साइज पॉलिसी केस फाइल हुआ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, तो अरविंद केजरीवाल की उस छवि को पहली बार सबसे बड़ा धक्का लगा, आम आदमी पार्टी की उस छवि को धक्का लगा। और यही वजह है कि आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, दिल्ली की कैबिनेट पर कई सारे सवाल उठने लगे। कुल मिलाकर कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी वो डेंट हो गई, क्वेश्चनेबल हो गई। और जब हम लोग दिल्ली चुनाव में भी वोटर्स के बीच बातचीत के लिए पहुंचते थे, तो लोगों के मन में एक सवाल होता था, कुछ तो दाल में कहीं कुछ काला रहा होगा, वरना कोई इस तरह से इतने दिन तक जेल में क्यों रहता है। बेल पर वो बाहर जरूर आए, लेकिन जनता के मन में एक शक रह गया। और निश्चित रूप से कई सारे कारण जब आप गिनेंगे, तो ये शक या बीजेपी शक को पॉलिटिकल वेपन की तरह एक्सप्लॉइट कर पाई चुनाव में, जिसका असर दिल्ली में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की हार हुई।
तो फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप दोहराया। पहले भी वो ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया। उनके निशाने पर रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली हारने के बाद उनके विरोधी और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहने में गुरेज नहीं किया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति अब खत्म हो गई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ज़्यादा निराशाजनक ये रहा कि वो खुद भी अपनी नई दिल्ली सीट नहीं बचा पाए। पार्टी का सर्वे सर्वा, पार्टी का चेहरा, चुनाव हारा तो नीचे के कैडर तक मैसेज खराब गया। चुनाव के बाद केजरीवाल दिल्ली से नदारद भी दिखे। लंबे समय तक वो दिल्ली से बाहर रहे, लेकिन आज के अदालत के फैसले ने केजरीवाल को एक बार फिर खबरों में, सुर्खियों में लौटा दिया है। सुबह से केजरीवाल न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन से हटे नहीं हैं। किसी भी राजनेता के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है ऑप्टिक्स के नज़रिए से। तो इस बात पर चर्चा ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी की गाड़ी को जिस फ्यूल की ज़रूरत थी वो आज अदालत के फैसले ने दे दी है क्या? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी को आप कह सकते हैं एक फ्यूल मिला है, एक पुनर्जीवन मिला है कि जो पार्टी बिल्कुल कटघरे में थी, अब वो कम से कम जनता के सामने जाकर कह सकती है कि हमें साजिश के जरिए हमें टारगेट किया था। केजरीवाल ने पहले भी इसका बहुत फायदा उठाया कि पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वो उनके विरोध में है और उस तरह से उन्होंने जनता से सहानुभूति लेने की कोशिश की है। अभी भी उनकी कोशिश वही रहेगी कि अगर चुनाव जब आते हैं तो वो जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि मैं साजिश के जरिए मुझे कटघरे में रखा था, मुझ पर ये केस लगाया गया, मैं आपका वोट चाहता हूं, आपसे हमदर्दी चाहता हूं। तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन एक जानिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार छवि आपकी बिगड़ जाती है तो उसे रिपेयर करना आसान नहीं होता। कांग्रेस को देखिए ना, जब कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें कई मंत्री जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका असर तो कहीं ना कहीं पार्टी पर हुआ। लेकिन केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है, अगर कोई भी ये अपनी एक पॉलिटिकल करियर में बदलाव ला सकता है और एक जो संकट थी उसको मौके में बदल सकता है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। आप इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि सीबीआई ने कहा है कि हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है, क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया। यानी ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब ये हाई कोर्ट जाएगी। और आम आदमी पार्टी के विरोधी तो वैसे भी केजरीवाल को दोषमुक्त नहीं मानने वाले। एक नज़र राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर। अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। ये गवर्नमेंट झूठे केस बनाती है, फिर बाद में कोर्ट में वो ठहरते नहीं है। ये उनके खिलाफ भी विक्टिमाइजेशन की कार्रवाई की गई थी, तो ये ठीक नहीं था जी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो कोर्ट में केस ना ठहरे हो, तो झूठे केस नहीं बनाने चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं थमेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति भर का नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों की साख का भी सवाल है। 2013 में कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था, पिंजरे में बंद तोता। जस्टिस RM लोढ़ा ने कहा, उस समय ये कहा था कि इट वॉज अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस, अपने मालिक की ज़ुबान में बोलता हुआ पिंजरे में बंद तोता। और अगर केजरीवाल के केस में हाई कोर्ट से भी कुछ वैसा ही फैसला आता है जैसा आज आया, तो ये सीबीआई समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों की, ईडी की भी साख पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा।
तो ये थी आज की बड़ी खबर। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रदर्शन, झड़प, गिरफ्तारी और अब जमानत। बीते 24 घंटों में जेएनयू में मचा बवाल अब शायद शांत होता दिख रहा है। 26 फरवरी को छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों और वाइस चांसलर के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन किया था। छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के बाद हुई 14 छात्रों की गिरफ्तारी और अब मिली है जमानत। जिन 14 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 3 जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी हैं। जेएनयू एसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट गोपिका और जॉइंट सेक्रेटरी दानिश। पुलिस ने इनकी न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर हमला गंभीर मामला है और इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये छात्र न तो प्रोफेशनल अपराधी हैं और ना ही आदतन अपराधी, इसलिए जमानत दी जा रही है। हालांकि छात्रों ने भी पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे। और ये विवाद इतना बढ़ा क्यों? क्योंकि जेएनयू में लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र लगातार यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये वही नियम हैं जिन्हें लेकर देश के तमाम कैंपसों में प्रदर्शन हुए हैं। समर्थन और विरोध दोनों तरह के। नियमों के बारे में आप जानते ही होंगे। इनके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में तरह तरह के भेदभाव को रोका जाना है। विवाद जातिगत भेदभाव को लेकर के हो रहा है। सामान्य वर्ग के कुछ छात्रों का कहना है कि इनके जरिए उन्हें स्वाभाविक अपराधी मान लिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां इसके लागू होने पर, इन नियमों के लागू होने पर स्टे लगा दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि स्टे के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी जेएनयू में लेफ्ट छात्र संगठन इन्हें लागू करने की मांग करते रहे। इधर जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे लगा दिया है तो हम कैसे लागू कर देंगे। इस बीच जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिक्षी धुलीपुड़ी पंडित का एक बयान आया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने नियमों को गैर ज़रूरी बताया। साथ ही ये भी कहा कि दलित समुदाय के लोगों को विक्टिम मेंटालिटी छोड़नी होगी। जिसके बाद लेफ्ट के छात्र संगठनों ने उनके बयान का भी विरोध किया और उनसे इस्तीफा मांगा। इसी संबंध में 26 फरवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च आयोजित किया गया, जिस दौरान पुलिस और छात्रों की झड़प हुई। अगली खबर, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जयललिता के करीबी रहे उनकी विरोधी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने डीएमके का दामन थाम लिया है। सीएम एमके स्टालिन के सामने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। एआईएडीएमके के सर्वेसर्वा पलानीस्वामी के साथ पार्टी को लेकर चल रही खींचतान के बाद उन्हें 2022 में एआईएडीएमके से निकाल दिया गया था। पनीरसेल्वम ने सीएम स्टालिन की तारीफों के पुल बांधे, उन्हें थलपति कहा, यानी एक बड़ा सर्वमान्य नेता। पनीरसेल्वम ने पलानीस्वामी पर हमला बोला, उन्हें तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके की ऐसी हालत कर दी कि अब इसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। सीएम स्टालिन का भी पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे प्यारे भाई ओ पनीरसेल्वम अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए हैं। मैं खुली बाहों से उनका स्वागत करता हूं। जानकारों का कहना है कि पनीरसेल्वम के डीएमके में शामिल होने से दक्षिण तमिलनाडु का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। यहाँ थेवर समुदाय में पनीरसेल्वम का समर्थन मजबूत है। खबरें बता रही हैं कि उन्हें बोडीनायक नूर विधानसभा से टिकट मिल सकता है। पिछली दफा वो यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।